गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ध्वनि जो चैप्टर है आपका वही करने वाले हैं। ध्वनि के पहले हम लोग जितना भी चैप्टर इसमें कर चुके हैं। ध्वनि तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपके सारे प्रश्न आते हैं। और ठीक है, एनसीईआरटी आप लोगों ने एक बार रिवीजन कर लिया होगा। अब आपको प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, इसलिए आप ये घटना चक्र का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो सिली मिस्टेक्स है वो आपका ना हो। और सिर्फ बुक पढ़ने से ही रिज़ल्ट नहीं होता है, प्रश्न के ऊपर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें सारे एग्ज़ाम जो है आपके 2024-25 तक का सारा इसमें प्रश्न दिया हुआ है। तो आइए हम लोग वहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सारी चीज़ें जो इसमें आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, वो आपका इसमें आ जाएगा प्रश्नों में, ठीक है। 2008 का प्रश्न है यूपीपीसीएस आपका। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में सजाइए। तो 3, 1, 2, ठीक है। 3 में है नाइट्रोजन, 1 में है जल और इस्पात जो है आपका दूसरे नंबर पे है। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है, जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। तो इसलिए जो है आपका 3, 1, 2 यानी कि नाइट्रोजन, जल और उसके बाद इस्पात। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में कह रहा है आपको। सामान्य ताप और दाब पर वायु में ध्वनि का वेग जो है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। सामान्य ताप पर और दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक है। ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होगा इस्पात में। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में। और ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है, ठीक है। गैस में बहुत कम है, द्रव में थोड़ा उससे ज़्यादा और ठोस में तो सबसे ज़्यादा गति होती है ध्वनि की, ठीक है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है उसका चाल। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में सबसे ज़्यादा मतलब गति से गमन कर सकती है, ठीक है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होगा। ये जो आपका फिगर है यहाँ पे आप देखो इसको, ठीक है। तो इसमें देखो वायु जो है 331 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वायु 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो 344 मीटर पर सेकेंड है। हाइड्रोजन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें ध्वनि की चाल होगी 1284 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होगी। एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। और जो है कि सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है आपका जो है कि स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लोहा है तो उसके बाद लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो यही आपका प्रश्न भी है। ध्वनि का वायु में वेग सेम चीज़ है 330। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। 5वां नंबर प्रश्न देखो, भी ए, भी डब्ल्यू और भी एस क्रमशः वायु है, जल है और इस्पात है। तो ध्वनि की गति तो आपको पता ही है, इस्पात पे सबसे ज़्यादा, फिर जल में, फिर वायु में, ठीक है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो लोहा पर। लोहा में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो लोहा, सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति लोहा में होगा, ठीक है। ध्वनि तरंगे क्या है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में ध्वनि तरंगे चल सकती हैं, ठोस में भी गैस में भी। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता होती है। तरंगे जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, बस उसका चाल थोड़ा धीमा या ज़्यादा होता है, मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में बदल जाता है, ठीक है।
ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम, ये सब, और गैस में न्यूनतम। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन क्या होगा, किस में होगा, तो ठोस में होगा। 8वां आपका सही है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है निर्वात में, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलेगी। 11 नंबर प्रश्न देखो। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, जो हॉल है, हॉल की दीवार जो है, ठीक है, तो हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ठीक है। अधिकतम ठोस एवं कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं। अधिकतम ठोस एवं कठोर जो सतह है वो ध्वनि को परावर्तित कर देती है, जबकि कोमल और जो नरम सतह है वो ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारें एवं छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है ना। तो इसका मतलब ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऐसा आपका दीवार होना चाहिए। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है। 12 नंबर प्रश्न देखिए। ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण बनता है। किसी परावर्तक वस्तु के निकट तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने पर कुछ समय बाद वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि अनेक परावर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखो क्या है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर, ठीक है। तो आपका जो परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर आपका, ठीक है। अब आइए प्रश्न है आपका ये 13 नंबर का प्रश्न है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समय अंतराल पर सुनाई दे, कम से कम 1/10 सेकेंड, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से फिर टकरा कर कम से कम 1/10 सेकेंड में श्रोता के पास वापस लौटे। अगर इससे ज़्यादा देर हुआ तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड। 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी अगर है तो 330 और 1/10 को फिर 33 मीटर में निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जो 33 मीटर आया न्यूनतम दूरी, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की न्यूनतम दूरी 33/2 यानी कि 16.5 मीटर, तो लगभग 17 मीटर तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, चाहिए उसकी न्यूनतम दूरी। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, तो 17 मीटर। 15 नंबर प्रश्न देखो क्या है। ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ का पूछा गया ना, तो कह रहा है क्या किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 4 kHz और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 2.14 सेकेंड लगेगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण विलक्षण यानी कि पिच है जो उसकी किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे। ध्वनि का जो पिच होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है, ठीक है। तो उसका तारत्व पे निर्भर करता है। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी अधिक होती है
और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व अगर कम है तो उसकी आवृत्ति भी कम होती है। विभिन्न आकार और आवृत्ति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती है और विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। 17 नंबर प्रश्न देखो क्या है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिए, ये आपका पता होना चाहिए। 68 का प्रश्न है। ध्वनि से काफ़ी देखिए कि आप प्रश्न पूछा जाता है। बेसिक्स आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का है, आप देखो ध्वनि की जो तीक्ष्णता है तो वो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य निर्धारित करता है, और जो ध्वनि का जो पिच है वो उसका जो पिच यानी कि जो तारत्व है वो उसकी आवृत्ति पे निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी उतनी ही अधिक होती है जितना मतलब किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्रता से होता है। ठीक है, अब देखिए आपका 17 नंबर प्रश्न देखिए। आवृत्ति जो है ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो इसका अर्थ है कि ध्वनि जो है तीखी है और उसका तारत्व अधिक है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है उस ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच को जो है आवृत्ति निर्धार करती है। उसी प्रकार से यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो उसका अर्थ है कि ध्वनि का तारत्व कम है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की होती है और अधिक तीखी होती है। तो महिला की आवाज़ ऑलवेज तीखी होती है, तो इसमें कोई भी और जो है कि संकोच मत करना। उल्लेखनीय है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यह सत्य है कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता है या तारत्व है उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा आवृत्ति उसकी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि वह एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली। ठीक है, उसके बाद है आपका 18 नंबर प्रश्न। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो क्या वो सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न में। एक ही अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा पर नहीं सुन सकता क्योंकि वायुमंडल वहाँ पे नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न IS 2007 का। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो न एक सही है न दो सही है। चलिए अब इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं क्या सही। ठीक है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो लंबी बांसुरी है उससे अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। चूँकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी से कम तरंगदैर्घ्य और उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, जबकि ठोस में यह अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी हो सकती है। इस प्रकार कथन दो भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपका दोनों में से कोई सही नहीं है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। IS 2023 में पूछ चुका है ये प्रश्न। कह रहा है कि सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी में इस तरंगों से पहले पी तरंगें अभिलेखित की जाती हैं। इस तरंगों से पहले ही पी तरंगें जो हैं रिकॉर्ड की जाती हैं। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि इस तरंगों में कण जो हैं वो तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो दोनों सही है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से दो प्रकार की जो तरंगें धरातल से होकर गुजरती हैं, इन्हें पी यानी प्राथमिक और एस यानी सेकेंडरी तरंग कहते हैं। पी तरंग जो है तीव्र गति से चलने वाली तरंग होती है और धरातल पर ये सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी ही होती हैं। ये गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यम में जाती है। ठीक है, इसके अलावा आइए एस तरंगे के बारे में बोलते हैं। अगर जो घटना चक्र मन से करता है ना
मुझे नहीं लगता है कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक टॉपिक के लिए उनको फिर से कोई किताब खोलने की ज़रूरत है। अगर वो अपना किताब बेसिक बुक जो एनसीईआरटी वगैरह है, आपने अगर 2-3 बार पढ़ चुका है तो आपको फिर से दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोट्स बनाए हो तो यहाँ पे आप सामने में रख के आप मेरा वीडियो सुन सकते हो। अपने नोट्स को सामने में रखो, जो भी कुछ आपको प्लस माइनस करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम एनसीईआरटी का पूरा बना चुके हैं नोट्स, और बहुत पहले ही बनाए हैं। तो वो भी हम आपका कर सकते हैं, उसमें भी आपका ऐड कर सकते हैं जब हम लोग पीपीएससी का क्वेश्चन बैंक करेंगे तब, ठीक है? चलो, इस तरंग की धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम में से गुजरती है। तो यह केवल ठोस माध्यम में से गुजरती है, अतः भूकंप लेखी में इस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती है, अतः कथन एक सत्य है। सही है। और उसके बाद पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों के प्रसार की दिशा के समानांतर ही होती है। पी तरंगों से अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते रहते हैं। इस तरंग के ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन पैदा करती है, और इन तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में ऊपर नीचे कंपन करते हैं, अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है। तो दूसरा भी सही है। अभी आपको, अगर आप नए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये एस और पी कैसे काम करता है, ये कैसे है, तो जो एनसीईआरटी का जो 11th का क्लास है का बुक है, एनसीईआरटी का आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है? तो वहाँ से मैंने जो नोट्स बनाया हुआ है भूकंप के ऊपर, और मैंने इसमें आपका यूट्यूब चैनल में डाला भी है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे भूकंप का, आपको मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है? और वो आप भूकंप वाला जो चैप्टर है उसमें ज्योग्राफी में समझोगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि प्राश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में। ये कीड़ों को नष्ट करती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती है। कीड़ा भी नष्ट करता है, कपड़ा से धूल भी हटाता है। इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है, और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है? तो डी आपका सही है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार का होता है। आ गया ना सारा चीज़ आपका, इसी में सब कुछ दे देता है। श्रव्य तरंगे होती है जो इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब श्रव्य तरंग, उसका श्रव्य का 20 से 20,000 है, ठीक है? अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम है, और प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक है, तो मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे हो जाती है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में होता है, यानी कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का जो है कि मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज नहीं है, श्रव्य तरंगे ही मनुष्य का है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में हो सकता है, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई को नापने में, छिपी हुई वस्तु को खोजने में, द्रव को गर्म करने में भी प्राश्रव्य तरंग होता है, और विविध चिकित्सा अनुप्रयोग के लिए भी प्राश्रव्य तरंगे होता है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। साधारणतः मनुष्य जो है वो श्रवण शक्ति का परास यानी 20 से 20,000 के बीच जो रहता है उसी को सुन सकता है। 20 से कम भी नहीं, 20,000 से ऊपर भी नहीं, 20 से 20,000। तो कंपन प्रति सेकंड तक होता है, इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं, ठीक है? मनुष्य की श्रव्यता ये हम लोग देख चुके हैं 20 से 20,000। 25 नंबर प्रश्न देखो, मनुष्य में श्रव्यता का प्रतिशत लगभग 20 है, ठीक है? नहीं, वो गलत है, 10 नहीं 20 होगा। और आवृत्ति अधिक ध्वनियों को प्रश्रव्य, ये भी गलत है। क्या कह रहा है? सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले प्रश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तीनों ही सही नहीं है आपका आंसर, आपका क्वेश्चन ठीक से देखना, ठीक है? यह ध्वनि मनुष्य को सुना, मतलब प्राश्रव्य ध्वनि जो है नहीं सुनाई पड़ती है। भूकंप आने पर मुख्य प्रघाती तरंगों के प्रारंभ होने से पूर्व निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन में है क्या कि भूकंप आने से पहले, तरंगों के आने से पहले क्या प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है? नहीं, अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि इंफ्रासाउंड जो है वो उत्पन्न होती है। डॉल्फिन है, चमगादड़ है, या प्रोपाइज है,
तो जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और निम्न आवृत्ति के अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है जब मुख्य प्रघाती तरंगे आती है भूकंप आने पर, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखो आपका 26 नंबर। एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी, ठीक है। तो आंसर आपका होगा ए। एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वो है आपका सोनोग्राफी, ठीक है। प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी के लिए। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। यह प्रश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखो, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए हम लोग पराध्वनि तरंगे यूज़ करते हैं, ठीक है। वही अल्ट्रासाउंड तकनीक में पराध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाता है। 28 देखो क्या कह रहा है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है कि ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा इसको निर्देशित भी करते हैं। ये ध्वनि जो होते हैं ना, पराध्वनि तरंगे, ये ध्वनि तरंगे राडार के द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है। 29 में देखो क्या है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, पहला। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होगी, ये भी गलत है जी। दूसरा, गैस में ज़्यादा कैसे होगा द्रव और ठोस की तुलना में। बाकी आपका देखो सभी सही है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, सही है। हृदय जो है अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, इंफ्रासोनिक, ये भी सही है, सिर्फ दूसरा आपका गलत है, ठीक है। तो कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला जो है आपका, या फिर 2-3 लाइन का जो क्वेश्चन रहता है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये 1 लाइनर टाइप का ही रहता है। हृदय जो है अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी की जो दिल की धड़कन है, उसकी ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। स्टेथोस्कोप से जब रोगी के दिल की धड़कन को चेक किया जाता है तो वो धड़कन डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंच जाती है, तो वो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा होता है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ये ओजोन लेयर में बाधा पहुंचाता है। सुपरसोनिक जेट जो है उसके कारण ओजोन लेयर में बाधा पहुंचता है। जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पीछे भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें हम लोग सुपरसोनिक जेट कहते हैं, ठीक है, यानी कि पराध्वनिक जेट कहते हैं। तो उसकी उड़ान का कारण क्या होता है? उसकी उड़ान के कारण क्या होता है, मतलब जब पराध्वनिक जेट उड़ेगा तो क्या होगा? क्योंकि उसका गति बहुत ज़्यादा है तो ओजोन लेयर में बाधा पहुंचता है। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति का होता है उसको सुपरसोनिक जेट कहते हैं। और समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, ठीक है। समताप मंडल में जो है कि ओजोन लेयर होता है और वहाँ पे वायु जो है आपका बहुत ही विरल है और कम दबाव है। कम दबाव होने के कारण जो है जेट विमान सरलता से और तीव्र गति से उड़ जाता है। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO होते हैं, वो समताप मंडल की ओजोन परत को फिर नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है
जो कि सुपरसोनिक जेट विमान के ईंधन दहन से निकले हैं, वो पहुंचाते हैं नुकसान, ओजोन परत के करते हैं नुकसान। ठीक है, अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं जल्दी से। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। क्यों? कारण क्या है? ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो आपका ए गलत है, आर सही है। ए गलत है। IAS 2007 का क्वेश्चन है। पराध्वनिक पिंडों की चाल को मैक संख्या में व्यक्त करते हैं हम लोग। जो सुपरसोनिक बॉडीज होते हैं उसकी चाल को हम लोग मैक संख्या में व्यक्त करते हैं। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल और वातावरण के तापमान पर ध्वनि की जो चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूंकि ध्वनि की जो चाल है तापमान के बढ़ने से बढ़ जाती है, ध्वनि की जो चाल है तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण, ठीक है, ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहाँ कम होने के कारण जो है यान का वेग भी कम होगा। और ध्वनि चूंकि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि की गति माध्यम के तापमान के समानुपाती होती है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग लगभग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है, अतः कथन गलत है, जबकि कारण आपका सही है। यानी कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए है जी? वातावरण में ध्वनि ध्वनि ध्वनि, एक ही क्वेश्चन आपका बार बार आएगा। ठीक है, ये हम लोग 35 में आओ देखते हैं क्या है, उसमें भी वही है। हाँ, 36 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। हम तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना डेसिबल ध्वनि यूज हो रहा है? 30 डेसिबल। फुसफुसाएंगे ऐसे करो, सुनो ना, तो ये 15 से 20 होगा। साधारण बातचीत कर रहे हैं तो 30 से 60 डेसिबल के बीच। गुस्से में कहेंगे क्यों नहीं तुमने टारगेट पूरा किया अभी तक, बोलो, तो 70 से 80 डेसिबल हो जाएगा। ट्रक मोटरसाइकिल 90 से 95, यंत्र कारखाने 100 से 110, ठीक है, ट्रक वगैरह और मोटरसाइकिल जो है ये 90 से 95, कारखानों में 100 से 110, ऑर्केस्ट्रा में जाएंगे तो 110 से 120, और जेट विमान तो सबसे ज़्यादा 140 से 150 डेसिबल। ठीक है, तो 100 डेसिबल हम लोग को कारखाना पता ही है। कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वही फुसफुसाहट वाला, तो यानी कि 15 से 20। ठीक है, चलो 39 में आते हैं हम लोग। 39 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO ने क्या कहा है कि एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है क्या? 45 dB, 45 डेसिबल जो है नगर के लिए, किसी नगर के लिए, किसी शहर के लिए 45 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण स्तर हो सकता है। मतलब 45 डेसिबल से ऊपर चला गया तो आपका उसमें सुरक्षित नहीं है। ठीक है, चलिए मिलान करने के लिए आते हैं हम लोग। प्रॉक्सी देख लेते हैं सीधा। आवासीय क्षेत्र जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे 55 दिन में चल रहा है, 45 डेसिबल रात तक। ठीक है, न्यूनतम इतना होना चाहिए, और मतलब अधिकतम इतना होना चाहिए, अनुमानित रूप से है कि चलो इतना होता है। शांत क्षेत्र में चले जाएंगे तो 50 दिन में, 40 रात में। औद्योगिक क्षेत्र में चले जाएंगे तो 75 दिन में, 70 रात में। व्यापारिक क्षेत्र में चले जाएंगे तो 65 डेसिबल दिन में, और 55 जो है आपका रात में। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखो। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। जो मनुष्य हैं उनके लिए शोर की सह सीमा, मतलब शोर जो होता है तो वो 85 डेसिबल है। ठीक है, मनुष्यों के लिए जो शोर है, साधारण बातचीत तो 30 से 60 है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए हम लोग 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना बहुत हानिकारक सिद्ध होता है कानों के लिए। ठीक है, 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। तो जिनके घर में कोई पागल आदमी जो हर समय चिल्लाते रहता है तो इसको वो बताना ज़रूरी है। 42 है अगर,
तो किसी स्तर पे डेसिबल से अधिक की ध्वनि कौन से, मतलब तो 90, हम लोग अभी 80 या 90, 90 रहेगा तो 90 भी आप दे सकते हो। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल सेम चीज़ है। 60 डेसिबल जो है मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानक है 60 डेसिबल, ठीक है। इतना से ज़्यादा होगा तो वो प्रदूषण के स्तर पे आ जाएगा। ध्वनि की प्रबलता, आयाम। ध्वनि की जो प्रबलता है निम्नलिखित में से मापी जाती है, ना आवृत्ति से ना तरंग दैर्ध्य से। ध्वनि की जो प्रबलता है यानी कि लाउडनेस आयाम पर मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में हो जाएगा। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होगा तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न देखो। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर लगाकर सुन रहा है। तो मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को वो सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ क्यों सुनाई पड़ेगा? क्यों सुनाई पड़ता है बताओ? ध्वनि का जो वेग है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है और ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी फिर बाद में वायु से होकर, ठीक है। रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी फिर वायु से टकरा कर भी पहुंचेगी, तो इसलिए उसको 2 बार सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो ये नहीं कि कान लगा के जाके सुनने लगना पटरी में, ऐसा नहीं करना। ये एक उदाहरण बताया गया है आपको कि लोहा जो है सबसे ज़्यादा वायु वहाँ पे उसकी गति तेज होती है, ठीक है। चलो 47 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का 2020 का प्रश्न है और छत्तीसगढ़ में अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आपने अभी तक देखा होगा, अगर स्क्रीनशॉट में फिर से जाकर देख लेना। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का होता है। वो लगभग वो यूपीएससी टाइप का ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठोस से जब हम गैसीय अवस्था में जाएंगे, ठोस से जब गैसीय अवस्था में हम जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। दूसरा कथन है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। और तीसरा है आपका कि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। ये तो कथन तीसरा तो देखिए आपका कह रहा है, आंसर आपका कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो सी सही है, एक सही है। एल्युमिनियम में कहाँ से कम रहेगा, पहले ही हटा दोगे। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति क्या बढ़ जाती है? नहीं, हम लोग अभी तो पढ़े हैं, देखो अभी तो हम लोग पढ़े हैं तापमान वाला ना, तापमान का यहाँ पे देखो कि तापमान जब बढ़ेगा तो आपका गति भी बढ़ जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन होगा आपका, इसमें हाँ दिया है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ हो ध्वनि की गति उसमें उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत ही अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम हो जाएगी। अधिक घनत्व है तो वहाँ पे ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठोस और धातु की प्रत्यास्थता गैसों में अधिक होती है, गैसों से ज़्यादा होती है ठोस में, ठीक है। तो गैसों की अपेक्षा ठोस में तो ध्वनि की गति अधिक होगी ही। इस प्रकार जब हम ठोस से गैस अवस्था में आएंगे तो गति कम हो जाएगी। किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। और ये आपका दूसरा है कि तापमान को कम करेंगे तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, नहीं कम ही होगी। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ेगी, कम करने पर भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं परम ताप के वर्गमूल के, ठीक है। एल्युमिनियम में तो ज़्यादा होता ही है, पता ही है ध्वनि की गति, और कांच में जो है उससे कम होता है। 48 नंबर प्रश्न है जो आपको बताते हैं। 48 प्रश्न देखो, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति, ठीक है। ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या चीज़ ऐसा है जो अपरिवर्तित रहेगा? तो वो आवृत्ति है, जो माध्यम चेंज होने पर भी परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है।
वो अपरिवर्तित रहेगी और बाकी आयाम बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा ध्वनि का। 48 नंबर आपका हो गया। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान में तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य या यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल, तरंग दैर्घ्य सब बदल जाता है, सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलता है। 68 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 49 जो प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, बताओ। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मतलब वो मिलाता है, ठीक है। तो सितार में तार की लंबाई, व्यास, घनत्व और तनाव उस आवृत्ति को निर्धारित करता है जिसमें वह कंपन करेगा। जो सितार में तार की लंबाई क्या है, व्यास क्या है, घनत्व क्या है, तनाव क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है, सबको वो सेट करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको कंपन करना है तो उसके बाद क्या है होगा। चूँकि तनाव के अतिरिक्त अन्य 3 स्थिर हैं, बाकी तनाव तो है, बाकी उसके अलावा सभी तो फिक्स्ड हैं बिल्कुल ही। अतः यह तनाव ही है जिसे सितार वादक अपनी प्राकृतिक आवृत्ति के अनुरूप समायोजित करने का प्रयास कर रहा होता है। सितार बजाने के दौरान सितार वादक अपनी उंगली से तार के विभिन्न बिंदुओं को छूने के माध्यम से तार की प्रभावी लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ को बदल देता है। इस प्रकार हमें अलग-अलग सुरीले नोट्स यानी भिन्न-भिन्न आवृत्ति के सुनाई देते हैं। सितार बजाए हो कभी? हुँ। चलो 50 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका। वैसे इसमें ना एक लॉजिक भी लगा सकते हो, जब सबसे लंबा वाला जो आंसर है, हाँ, उसी को मारते हो जब कुछ नहीं पता रहता है तो ये आपका सबसे लंबा वाला है। पर ये सही नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो 50 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाएगा, सितार पे भी और बांसुरी पर भी, तो उनमें से जो उत्पन्न ध्वनि का भेद है वो निम्नलिखित में अंतर के कारण होगा। कैसे भेद करेंगे हम लोग और क्या कारण मिलेगा कि हम लोग भेद कर पाएंगे? तो ये है आपका केवल ध्वनि गुणता, क्वालिटी। सितार का क्वालिटी अलग, बांसुरी का अलग, ठीक है। तो सिर्फ यही है, बाकी आपका कुछ नहीं हम लोग अंतर कर पाएंगे। तारत्व, प्रबलता, ध्वनि गुण, प्रबलता, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। ध्वनि की गुणता ध्वनि में उपस्थित सन्नादी अधिस्वरों की संख्या, उन पर परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने पर समान तरत्व एवं प्रबलता की स्थिति में भी उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणता के कारण पहचाना जा सकता है। 51 में आते हैं, ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है क्या? ध्वनि ग्राम, ठीक है। ध्वनि की मूलभूत इकाई ध्वनि ग्राम कहलाती है। स्वनिम या ध्वनि ग्राम भाषा तथा बोली में उच्चारित ध्वनि की लघुत्तम इकाई होती है। इसके लिए ध्वनि ग्राम, स्वप्न ग्राम आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। स्वनिम ही वह माध्यम है जिससे ध्वनियों के मध्य अंतर प्रदर्शित होता है। स्वनिम उच्चारित भाषा से संबंधित है, लिखित भाषा से इसका संबंध नहीं होता है। लिखित भाषा में इसी प्रकार की इकाई लेखिम होती है, ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस 2017 का है। आइए हम लोग 52 में आते हैं। अनुरणन यानी कि विशेषतः बड़े गिरजाघर अतः अन्य बड़े भवन में प्रतीत होते हैं। अनुरणन दीवार, छत और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो आंसर आपका ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और ये आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। जब किसी बंद हॉल में हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो हॉल की दीवारों से टकराकर छत से क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, मतलब इसे ही हम लोग अनुरणन कहते हैं, ठीक है। रिपीट होते रहता है बहुत देर तक। 53 नंबर आइए 2008 का क्वेश्चन है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे ड्यूटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर शा की आवृत्ति 256 हर्ज होती है। स्वर नी की आवृत्ति 512। इतना डिटेल तो विशेष में ना ही पूछेगा। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। दोनों में से आपका कोई नहीं है। अब आते हैं हम लोग 54 नंबर प्रश्न में। आइए, कह रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी तक ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों, बताओ।
पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद फिर नहीं मिलते हैं, क्योंकि सिग्नल जो है पृथ्वी की सतह से न टकराकर फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक पृथ्वी की सतह है वहाँ तक तो जाएगा, फिर वहाँ स्वतः जहाँ नहीं मिलेगा वक्राकार हो जाएगा, वो जहाँ से मुड़ जाएगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं हम लोग तो क्या होता है बताओ? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ स्विच ऑन करते के साथ ही दिखाई भी पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, लेकिन किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइज़र लगाकर इस त्रुटि को हम लोग दूर करते हैं। हालांकि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से ध्वनि चलती है। ध्वनि का वेग प्रकाश के अपेक्षा कम है, प्रकाश का वेग अधिक है, तो प्रकाश दिखना चाहिए, बाद में ध्वनि सुनाई पड़ना चाहिए ना, क्योंकि वेग दोनों का डिफरेंस है, प्रकाश का ज़्यादा है, ध्वनि का कम है। लेकिन होता ये है कि टेलीविज़न में लगाया जाता है ऑडियो सिंक्रोनाइज़र, ये किस प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मांडोलन के द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलन होता है और चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मॉडुलन का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, ये है आपका आवृत्ति मॉड्यूलन। श्रव्य के लिए, श्रव्य संकेत को देखने के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। तो आपका ये खत्म हो गया, विद्युत धारा शुरू होगा। विद्युत धारा हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, ध्वनि खत्म हो गया आपका।